हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे, जहाँ तक सेक्शन 1 का सवाल है, आपने देखा होगा कि 19 तक हमने फिनिश करे थे, यानी कि 1.19 तक। करेक्ट। 1.20 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्वेश्चन को ट्राई करा होगा। अब उसके अलावा आज का जो सेशन स्टार्ट करेंगे 1.21 से करेंगे। लास्ट सेशन में भी हमने पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करे थे जो कि डेटा सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। इस सेशन में भी वही सिलसिला अभी बदस्तूर जारी है और ये एक इम्पॉर्टेंट और अहम क्वेश्चन है। कह रहे हैं फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच। तो जम्मू में ब्रांच है ऑफ बेस्ट लिमिटेड न्यू दिल्ली, और जो हेड ऑफिस है वो बेस्ट उसका नाम है बेस्ट लिमिटेड और वो न्यू दिल्ली में है। फिर कह रहा है फॉर द ईयर एंड डेट। मैंने ये डेट्स जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की बुक्स में हो सकता है कि ये डेट लिखी हो, इसलिए मैंने डेट चेंज कर दी। अगर किसी की बुक्स में नहीं लिखा है तो वो अपने आप चेंज कर लेना। 31/3/2028। फिर स्टॉक एज ऑन 1/4/2027, यानी कि ईयर की बिगनिंग में जो ओपनिंग स्टॉक है वो 2,20,000 का है। गुड्स हमने भेजे 11 लाख के और कहते हैं 12 लाख की सेल से एक्सपेंसेस 45,000 के। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है वो ये है, कह रहे हैं गुड्स इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, और कह रहे हैं सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें कि दो अलग अलग रेट तुम्हें दिए हुए हैं। याद है आपको, इससे पहले तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें केवल यही दिया होता था कि जो गुड्स भेजे जा रहे हैं वो इतने इतने मार्जिन पर भेजे जा रहे हैं। तो अब की बार ये तो दिया हुआ है कि गुड्स ब्रांच को भेजे जाते हैं कॉस्ट प्लस 20% पर, लेकिन अब की बार ये भी लिखा है कि द सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%, और उसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है और कह रहा है कि ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया, आप हमें ये पता कर करके बताओ। अच्छा जी, अब ये समझने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश हम करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें पहले मेरे साथ। करेक्ट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए, और आपको मालूम है कि मेरी आदत भी है कि मैं जहाँ भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको कोशिश यही रहती है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली आपके सामने सॉल्व कर करके रखें। करेक्ट। तो फटाफट पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह भी आप अपने निकाल लें अगर आप नोट करना चाहते हैं, और नोट करना भी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर है ये 1.21। अब 1.21 में उसने क्या लिखा है, सबसे पहले तो रेट्स की इसमें हम जरा चर्चा कर लें, एनालिसिस ऑफ रेट्स। तो पहले मैंने रेट्स की चर्चा कर ली, एनालिसिस ऑफ रेट्स, एनालिसिस ऑफ रेट्स। पहले हमने जरा रेट्स की चर्चा करी, एनालिसिस ऑफ रेट्स। अब रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, जो पहली इंफॉर्मेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रांच को जो गुड्स भेजे जाते हैं वो कॉस्ट प्लस 20% पर भेजे जाते हैं। करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, ये तो हमें मालूम है। और अभी तक मैंने आपको यही कहा था कि जो इनवॉइस प्राइस होती है वही सेलिंग प्राइस होती है, ये मैंने आपको कहा हुआ है, मैं इस बात को मानता हूं। पहले तो खैर रेट दिया हुआ है कॉस्ट प्लस 20%, तो बताओ किसको 100 लेंगे, कॉस्ट को लेंगे। तो कॉस्ट तो आपकी 100 है, तो मार्जिन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में इतनी ही इंफॉर्मेशन होती, और इससे पहले कि हमने जो क्वेश्चन करे थे उसमें केवल यही इंफॉर्मेशन दी होती थी कि जो ब्रांच को गुड्स भेजे जा रहे हैं फलाना फलाना रेट पर भेजे जा रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में जिस प्राइस पर हम गुड्स भेजते हैं यानी कि 120, उसी को आपको सेलिंग प्राइस भी मान के चलना पड़ता है, क्योंकि ब्रांच को कहा जाता है इसी प्राइस पर बेचें। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हें एक और रेट दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो इनवॉइस प्राइस है वो सेलिंग प्राइस नहीं होगी। और ऐसा क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब की बार सेलिंग प्राइस का रेट अलग से गिवन है। इस क्वेश्चन में उसने तुम्हें दिया हुआ है, देखो मैंने रेट निकाला एक तो ये, और इस क्वेश्चन में तुम्हें एक और चीज दी है। क्या चीज दी है, उसने कहा जो गुड्स बेचे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसने कहा था कि गुड्स जो बेचे जाते हैं वो द सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%, इजंट इट। अब वो कह रहे हैं जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 50% है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दो रेट दिए हुए हैं, तो दूसरे रेट को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसमें मैंने लिखा कॉस्ट प्लस मार्जिन या प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो दूसरा रेट है वो क्या है, वो कह रहे हैं गुड्स आर सोल्ड
या सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%। तो पहले तो जो रेट दिया है दूसरा रेट वो भी कॉस्ट पर दिया है, तो कॉस्ट को तो 100 मानेंगे, और उसने कहा कि जो मार्जिन है या प्रॉफिट है वो 50 है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 150 है। अब इस क्वेश्चन की कहानी क्या बन गई, पहले मैं तुम्हें ये अच्छी तरह से समझा दूं। करेक्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 रेट दिए हुए हैं। सी, अगर तुमने ध्यान से देखा तो इस क्वेश्चन में 3 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस, दूसरा इनवॉइस प्राइस, और अब की बार इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम नहीं मानी जाएंगी। क्यों नहीं मानी जाएंगी? क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस का रेट अलग से गिवन है। करेक्ट, हाँ, अगर सेलिंग प्राइस का रेट अलग से गिवन नहीं होता तो जो इनवॉइस प्राइस होती है वही सेलिंग प्राइस मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो हमने देखा कि कॉस्ट तो 100 है और इनवॉइस प्राइस 120 है, यानी कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है तो 100 रुपए की चीज को 120 पर भेजता है, लेकिन ब्रांच जब कस्टमर को सामान बेचती है तो सेलिंग प्राइस 150, यानी कि ब्रांच जब कस्टमर को सामान बेचती है तो 150 रुपए के हिसाब से बेचती है, यानी कि अब की बार जो है वो रेट्स में डिफरेंसेस है। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? राइट सर, समझ में आ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, इनवॉइस प्राइस 120 है और सेलिंग प्राइस 150 है। अब की बार सेलिंग प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है। पहले तो तुम क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस देखोगे, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के दरमियान जो फासला है उसको हम लोडिंग या मार्जिन बोलते हैं, तो उसको हमने न्यूमरेटर में रखा, डिनोमिनेटर में 120 रखा। तो ये तो हो गया रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। देखो, रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 1/6 आ गया। इस रेट का क्या मतलब है? इस रेट का मतलब है कि ये 1/6 तुम किसी भी ऐसे आइटम पे अप्लाई करोगे जो कि इनवॉइस प्राइस पर है। तुमने देखा होगा जब हम ये रेट अप्लाई करते हैं तो लोडिंग आ जाती है। लोडिंग हम ऑपोजिट साइड में लिखते हैं और ऑपोजिट साइड में लिखने का मतलब है कि वो आइटम कॉस्ट पर आ जाता है। इसका मतलब ये रेट हम जब किसी इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पे अप्लाई करते हैं तो वो आइटम उतर करके कॉस्ट प्राइस पर आ जाता है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, जैसे हम नॉर्मली अभी तक कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहां पर मैंने अब की बार क्या करा, अब इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लिया। अब इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो इनके दरमियान फासला कितने का आ गया? 30 का आ गया। 30 का फासला आ गया। अब 30 को मैं डिवाइड कर दूंगा सेलिंग प्राइस से, तो इसको पहले तो मैं बोलूंगा क्या, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है रेट ऑफ, इसको मैं बोलूंगा, या पहले तो इस बात को समझे, ये जब मैंने 20/120 लिखा तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, ये तो हम बोलते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस टू कन्वर्ट इनवॉइस प्राइस इनटू कॉस्ट प्राइस, ये इसका बेसिकली मतलब होता है। इसी तरह से ये 30/150 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये रेट ऑफ लोडिंग ऑन सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस डिनोमिनेटर में लिखा है। तो इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ लोडिंग या रेट ऑफ मार्जिन या रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। लेकिन ये जो 30 है ये डिफरेंस क्या बता रहा है, सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस का। पहले तो तुम्हें ये, पहले मैं इसको शॉर्ट कर लूं 1/5, बिकॉज डिनोमिनेटर में तुमने सेलिंग प्राइस लिखा है, तो इसका मतलब ये वाला रेट सेलिंग प्राइस वाले आइटम पर ही अप्लाई हो सकता है। पहले तो ये बात समझनी है, जैसे कि यहां पर डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस लिखा है तो ये रेट इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पर ही अप्लाई हो सकता है। इसी तरह से 1/5 में डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है तो ये रेट तो सेलिंग प्राइस वाले आइटम पर ही अप्लाई होगा। अगर मैं सेलिंग प्राइस वाले आइटम पे इस रेट को अप्लाई करूंगा तो उससे क्या होगा कि वो आइटम जो है इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगा। ये आपको समझना है कि रेट्स का बेसिकली मतलब क्या है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आपको 2 रेट्स दिए हुए थे। इज इट क्लियर टू यू? तो अब इस क्वेश्चन में ऐसी खास क्या बात है जिसकी वजह से मुझे तुम्हें ये कराना पड़ रहा है। तो पहले तो तुमने ये कुछ एनालिटिकल वर्क करा, अब तुमने अपना मेन सॉल्यूशन करा। अब सॉल्यूशन तुमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसने कहा कि हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। करेक्ट, तो मुझे एक ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में तुम्हें डेटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, इसलिए तुम्हें डेटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सर फिर तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाँ, उतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। ब्रांच अकाउंट, जम्मू ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में बनेगा, तो ब्रांच अकाउंट तुमने बनाया, डेटर्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब पहला आइटम है स्टॉक।
अब स्टॉक के आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है तो हमेशा इसको इनवॉइस प्राइस पर मान करके चलना है। इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में हमेशा चाहे गुड्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उनके आगे पीछे कुछ ना लिखा हो तो हमेशा उसको इनवॉइस प्राइस पर ही मान करके चलेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक आपने देखा कि ओपनिंग स्टॉक जो आपको दिया हुआ है 2,20,000 का दिया हुआ है। कितने का दिया है? 2,20,000 का। अब ये 2,20,000 का जो स्टॉक दिया है इसकी लोडिंग मुझे ऑपोजिट साइड में लिखनी पड़ेगी बिकॉज ये इनवॉइस प्राइस है। तो इसकी लोडिंग जब मैं ऑपोजिट साइड में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 का है। अब 2,20,000 का जो ओपनिंग स्टॉक है ये इनवॉइस प्राइस है तो इस पर इनवॉइस प्राइस वाला रेट मैंने अप्लाई करा इसकी लोडिंग निकालने के लिए 1/6। तो इसकी जब मैं लोडिंग निकालूंगा मेरे को लग रहा है ये पॉइंट्स में आ जाएगा। जब मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेट कर करके 2,20,000 डिवाइडेड बाय 6 तो ये 36,667 आ रहा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन आप भी साथ साथ कैलकुलेशन कर लिया करें। 36,667। इसका मतलब जब मैंने ये लोडिंग को यहाँ पर लिखा तो ये आइटम कॉस्ट प्राइस पर आ गया, ये मतलब है। उसके अलावा अगला आइटम आपने देखा गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर यानी कि गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो 11 लाख के हमने गुड्स भेजे हैं तो ये 11 लाख आपने ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा। इसकी भी लोडिंग मुझे निकालनी पड़ेगी तो लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब गुड्स सेंट टू ब्रांच आपने देखा कि 11 लाख रुपए का है। अब 11 लाख की लोडिंग निकालने के लिए भी मुझे 1/6 का रेट अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो बड़ी गंदी गंदी फिगर्स आ रही हैं। 11 लाख इंटू 1/6 तो ये आ गया जी आपका 1,83,333। तो 1,83,333 अप्रोक्सीमेटली करेक्ट। लोडिंग आपने निकाल ली तो ये आइटम भी कॉस्ट प्राइस पर आ गया। उसके बाद कहता है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है तो मैं कई मरतबा आपको ये बयान कर चुका हूँ, ऐसी सिचुएशन में जो सेल्स होंगी वो कैश सेल्स मानी जाती हैं। तो रेमिटेंसेस के अंदर आपने लिख दिया कैश सेल्स, क्योंकि ये जो सेल्स होंगी इनको कैश सेल्स मानना पड़ेगा। और सेल्स का अमाउंट तुम्हें 12 लाख का क्वेश्चन में दिया हुआ है तो तुमने 12 लाख यहाँ पर लिख दिया। जाहिर है कि इस क्वेश्चन में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स हो ही नहीं सकते, CFD कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। ये ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ऐसे बताने के लिए करता रहता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स नहीं है तो कोई हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द ब्रांच। तो ब्रांच के जो खर्चे हुए होंगे उसके लिए कैश निश्चित रूप से हेड ऑफिस ने भेजा होगा टू कैश एक्सपेंसेस दैट इज इक्वल टू 45,000। तो 45,000 का खर्चा तुमने भेजा होगा। ये 45,000 तुमने यहाँ पर लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको याद होगा हमने पहले भी करा था जिसमें कि हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना था। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, जो क्लोजिंग स्टॉक है पहले तुम्हें इनवॉइस प्राइस पर पता करना होगा, क्योंकि तुमने ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक को भी इनवॉइस प्राइस पे लिखना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए मैंने अपने वर्किंग नोट में एक स्टॉक अकाउंट बनाया। इज इट क्लियर टू यू? ये मैंने एक स्टॉक अकाउंट बनाया और मैंने यहाँ पर लिखा इनवॉइस प्राइस, इसको मैंने इनवॉइस प्राइस पर बनाया। तो जो ओपनिंग स्टॉक है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो है ही इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक का। ओपनिंग बैलेंस 2,20,000 का है। तुम्हें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि तुमने इस साल इतने गुड्स इनवॉइस प्राइस के भेजे, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 11 लाख। तो 11 लाख की इनवॉइस प्राइस के गुड्स तुमने ब्रांच को भेजे। अब यहाँ एक समझने वाला पॉइंट ये है, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि आप ब्रांच हो। अगर आप ब्रांच हैं, आपके पास इनवॉइस प्राइस पर ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 का पड़ा हुआ है। आप ब्रांच हैं, ठीक है, आपके पास इनवॉइस प्राइस पर 2,20,000 का स्टॉक पहले से पड़ा है और मैं हेड ऑफिस हूं। मैंने आपको 11 लाख की इनवॉइस प्राइस के गुड्स और भेज दिए। 11 लाख की इनवॉइस प्राइस के गुड्स और भेज दिए।
अब इसका आप टोटल करें तो जरा कितना आएगा, 13,20,000 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास 13,20,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स अवेलेबल हैं। तो आपके पास इतने गुड्स अवेलेबल हैं। अब इसमें से आपने कुछ गुड्स बेचे हैं ना, जाहिर है क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट 12 लाख रुपए दिया हुआ है, तो आपने 12 लाख की प्राइस पर सामान बेचा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो 12 लाख अब की बार सेल्स हैं वो इनवॉइस प्राइस नहीं है, क्योंकि अब की बार जब आप सामान बेच रहे हैं वो कॉस्ट प्लस 50% पर बेच रहे हैं, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो इनवॉइस प्राइस से अलग है। वैसे भी हम ये यूँ कह सकते हैं कि आप इस प्राइस पर सामान बेच रहे हैं, करेक्ट। तो समझना क्या है आपको, आपने जो सामान बेचा, मुझे अगर उसकी इनवॉइस प्राइस पता लग जाए, यानी कि जो मैंने सामान भेजा है आपको, अगर उसकी इनवॉइस प्राइस आपको पता लग जाए तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो 13,20,000 के गुड्स थे उसमें से कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स को आपने बेच दिया। 12 लाख में बेचा तो आपने 12 लाख में, लेकिन कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स को बेच दिया। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, लेस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो मैंने सामान बेचा मैं उनकी इनवॉइस प्राइस देखना चाहता हूं, क्योंकि अगर मुझे ये पता लग जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर कितना बचा हुआ है। तो ये मैं कैसे देखूंगा, देखो हमारी सेल्स जो हैं वो 12 लाख रुपए की हैं, सेल जो है 12 लाख की है। अब मुझे इसकी इनवॉइस प्राइस चाहिए, और अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर जब ये रेट्स कंप्यूट करे थे तो मैंने बताया था सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए, सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये रेट अप्लाई करना पड़ेगा 1/5। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। तो मैं अगर इसमें से 1/5 माइनस कर दूं तो 1/5 मेरे ख्याल से 12 लाख का 2,40,000 आ जाता है। तो 2,40,000 मैंने इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि इससे मुझे क्या पता लग गया कि मेरे पास जितने भी गुड्स थे 13,20,000 के, उसमें से मैंने 9,60,000 के इनवॉइस प्राइस के गुड्स बेच दिए, और उनको बेचा मैंने 12 लाख में, लेकिन मैंने 9,60,000 के गुड्स बेच दिए। तो 13,20,000 में से अब जो मेरे पास बच जाएगा वो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। तो वो मैं माइनस कर करके देख लूँगा कि कितना मेरे पास बच रहा है। तो 13,20,000 में से 9,60,000 के गुड्स हमने बेच दिए, तो 3,60,000 बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो इसका मतलब 3,60,000 जो है इतनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स बच गए हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक है इनवॉइस प्राइस पर। एक तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, या यही चीज़ ऐसे भी निकाल सकते हो। तुम्हारे पास इतना सामान था, तो जो तुमने सामान बेचा उसको, जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, अब मैंने लिखा यहाँ पर इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो मैंने आपको सामान टोटल जो आपके पास 13,20,000 का था, उसमें से 9,60,000 की इनवॉइस प्राइस के गुड्स आपने बेच दिए। तो बेच दिए तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास जो बच गया, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल ली है, 3,60,000। तो इसका मतलब 3,60,000 का क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर मौजूद है। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये चीज़ निकालनी थी। तो ये तुमने अपने वर्किंग नोट से निकाल लिया। 3,60,000 ये तुम पहले तो यहाँ पर लिखोगे, बिकॉज ये इनवॉइस प्राइस है, इसकी लोडिंग भी निकालनी पड़ेगी। तो लोडिंग हम ऑपोजिट साइड में निकालेंगे, और मैं लिखूँगा यहाँ पर लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक जो हो जाएगा 3,60,000, ये क्या है, तुम्हारी क्लोजिंग स्टॉक है। अब ये इनवॉइस प्राइस पर है, तो इस पे 1/6 का रेट अप्लाई होगा, यानी कि 3,60,000 के अंदर 60,000 लोडिंग है, तो इसका मतलब इनकी कॉस्ट, जो बचा हुआ स्टॉक है उसकी कॉस्ट 3 लाख है। इस तरीके से तुमने इसको करना है। अब उसके अलावा फिर तुम इसमें अपना नेट प्रॉफिट वगैरह निकाल लोगे, जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह आएगा वो तुम यहाँ पर लिख लेना, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो आपका आएगा जब आप कंप्यूट करोगे तो नेट प्रॉफिट फिर आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। समझ में आया कि नहीं आया पहले तो नेट प्रॉफिट मेरे ख्याल से इसमें जो आपका आएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा, नेट प्रॉफिट 3 लाख समथिंग कुछ था, 3,55,000। वैसे चेक करके लिखा करो आप लोग, 3,55,000 करेक्ट। लेकिन आप हमेशा चेक कर करके लिखा करो, पॉइंट ये है।
अब मैंने कहा मेरे को तो कुछ याद है, बाई चांस मेरे को याद नहीं रहा, गलत फिगर मैंने लिख दी, तो आप हमेशा चेक करके लिखने की आदत डालो, और वैसे भी आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, ये जो लाइन लिखी है उसने कहा ए सर्टेन प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, तो ब्रांच ने कितना प्रॉफिट अर्न करा ये तो मैंने बता दिया, और वो कह रहा है ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बेसिकली क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है, भाई जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, तो इसकी जो लोडिंग है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है 360 है, तो इसको मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी कह सकता हूँ 60,000 को। अच्छा, वैसे तो इस क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्यूशन यहीं तक करना है, लेकिन जस्ट कुछ समझाने के लिए, हालांकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी आदत है, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ आपको जितना ज़्यादा डीपली समझा सकूँ। अगर मान लो इस क्वेश्चन में वो ये कहता, ये तो मैंने ब्रांच अकाउंट बनाया, अगर वो ये कहता कि आप एक जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी बना करके दिखाओ, जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, अगर क्वेश्चन ये कहता कि आप एक जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, अब ये जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ का क्या मतलब है? पहले तो इसका क्या मतलब है ये समझाने से पहले यहां पर समझें। जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी अगर बाय चांस क्वेश्चन तुमसे पूछता, करेक्ट, तो उस केस में आप कैसे बनाते हैं? पहले तो आपको ये समझना है जो जम्मू ट्रेडिंग अकाउंट है हम ब्रांच के नज़रिए से बना रहे हैं, यानी कि जब क्वेश्चन ये पूछे जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर ब्रांच अकाउंटिंग करती, अकाउंटिंग तो हेड ऑफिस की बुक्स में होती है, इसलिए हेड ऑफिस को तो सब कुछ मालूम है, कॉस्ट कितनी है, इनवॉइस प्राइस कितनी है, पर ब्रांच को थोड़ी कॉस्ट मालूम है, इजंट इट और नॉट? इसलिए हेड ऑफिस ने तो रियल प्रॉफिट निकाल दिया 3,55,000, लेकिन ब्रांच जब क्वेश्चन ये पूछता है कि जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो इसका मतलब आप एक तरीके से ये अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच बना रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच बना रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच, आप ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना रहे हैं, यानी कि हेड ऑफिस ये सोच करके अकाउंटिंग कर रहा है जैसे वो खुद ब्रांच है। बात समझ में आई? अगर हेड ऑफिस ये सोच करके अकाउंटिंग कर रहा है कि वो खुद ब्रांच है, तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप ब्रांच हो और आप ही अकाउंट बना रहे हो, तो आपको तो कॉस्ट प्राइस का पता नहीं है ना, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है? इनवॉइस प्राइस है, क्योंकि जिस प्राइस पर आप सामान रिसीव करोगे आप तो यही सोचोगे ना वो कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई? यानी कि ये ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाएगा ये इनवॉइस प्राइस पर बनाया जाता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है, ब्रांच ये सोचती है कि इनवॉइस प्राइस ही कॉस्ट प्राइस है, इसलिए वो ब्रांच इसको अपनी तरफ से कॉस्ट प्राइस पर ही बनाएगी, लेकिन ब्रांच को ये पता नहीं है कि इनवॉइस ये एक्चुअली इनवॉइस प्राइस है, तो ब्रांच इनवॉइस प्राइस को ही कॉस्ट प्राइस सोचेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो क्योंकि ब्रांच को तो ये मालूम है ना कि हमें 120 के हिसाब से गुड सामान मिल रहा है, डेट्स और उनको कॉस्ट प्राइस थोड़ी पता है ब्रांच को, तो ब्रांच के लिए जो कॉस्ट प्राइस होती है वो इनवॉइस प्राइस होती है, और ये अकाउंट ब्रांच के नज़रिए से बनेगा। जैसे कि अब आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक लिखते हो या नहीं लिखते? सर लिखते हैं। वैसे तो ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनता है, लेकिन ब्रांच तो यही सोच रही है ना कि जो इनवॉइस प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो इसलिए ब्रांच यहां पर ओपनिंग स्टॉक जो लिखेगी वो अपने हिसाब से तो कॉस्ट प्राइस पर लिख रही है। हेड ऑफिस को मालूम है कि ये इनवॉइस प्राइस है, लेकिन ब्रांच तो यही सोचेगी ना ये कॉस्ट प्राइस है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए मैंने 2,20,000 इनवॉइस प्राइस यहां पर लिखा, हालांकि ब्रांच ये सोचती है कि ये कॉस्ट प्राइस है। इसी तरीके से अब आपने जो सामान गुड्स सेंड टू ब्रांच, आपने जो सामान भेजा 11 लाख का, एक तरीके से ब्रांच के लिए वो परचेजेज हैं, ब्रांच एक तरह से ये सामान हासिल कर रही है हेड ऑफिस से, करेक्ट? एक तरीके से ब्रांच के लिए ये परचेजेज है। अब ब्रांच ने सामान बेचा बाय सेल्स, अब ब्रांच ने जो सामान बेचा
वो बेचा 12 लाख रुपए में। अब सेल्स की लोडिंग मत कर देना। देखो ये अकाउंट, अब आप बोलोगे सर इसमें आपने लोडिंग वोडिंग नहीं करी। देखो मैं लोडिंग क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरा अकाउंट जो है इनवॉइस प्राइस पर बनेगा, तो ये इनवॉइस प्राइस पर है ही, तो इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ये भी इनवॉइस प्राइस पर है, लेकिन ये सेल्स जो है ये सेलिंग प्राइस पर है, लेकिन सेल्स की लोडिंग होती नहीं है। ये नहीं कि मुझे क्या बोलते हैं इसको इनवॉइस प्राइस पर लाना है, हालांकि ये क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस पर है सेल्स। इसको इनवॉइस प्राइस पे मुझे लाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि सेल्स की लोडिंग होती नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए सेल्स हमें मालूम है कि ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन फिर भी मुझे इसको इनवॉइस प्राइस पे लाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? तो सर फिर आपने तो यहाँ लिखा है ये अकाउंट पूरा इनवॉइस प्राइस पर बनेगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, बात समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। बात ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं सेल्स की लोडिंग भी निकाल दूं तो वो बेसिकली मेरा प्रॉफिट ही आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? और अल्टीमेटली जब हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो प्रॉफिट निकल ही आता है, तो इसलिए सेल्स की अलग से प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखें। अब क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर हम कंप्यूट कर चुके थे 3,60,000। आप चाहो तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल करके दिखा सकते हो। देखिए जी, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करूं तो ये कितना आ जाएगा, 12 लाख प्लस 360 माइनस 220 माइनस 11 लाख, तो ये आ रहा है 2,40,000। अब जरा आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये 2,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा? सर आ रहा है। दरअसल बहुत से बच्चों को ये पता नहीं है। क्या पता नहीं है? ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है दरअसल ये क्या है? देखो, जो सेल्स है ना 12 लाख की, अगर मैं उसको इनवॉइस प्राइस पे लाऊंगा तो मैं इस पे 1/5 अप्लाई करूंगा और वो 1/5 2,40,000 ही आ जाएगा। मैंने अभी आपसे कहा कि जो सेल्स के अंदर मार्जिन है, करेक्ट, वो ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट जब मैं यहाँ 240 लिख रहा हूं तो एक तरीके से सेल्स ऑटोमेटिकली इनवॉइस प्राइस पर आ गई। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए उसकी अलग से कोई लोडिंग नहीं होती है, क्योंकि ये पूरा अकाउंट इनवॉइस प्राइस पर ही बनता है। इसलिए ध्यान ये रखना है। क्यों, किस लिए बनता है? क्योंकि ब्रांच, वैसे तो रूल ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनता है, पर ब्रांच के लिए जो इनवॉइस प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं यहां पर लिखूंगा 2,40,000। और क्या इस क्वेश्चन में कोई खर्चे थे? खर्चे थे तो वो यहां लिख दो। खर्चे 45,000 के थे। तो ब्रांच क्या सोचेगी, मैं जो पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं ब्रांच के नज़रिए से ये अकाउंट बना रहा हूं तो ब्रांच को ये लगेगा कि हमने प्रॉफिट सिर्फ 1,95,000 का कमाया है। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि जो इनवॉइसिंग की टेक्निक होती है वो क्या है कि ब्रांच को रियल प्रॉफिट पता ना लगे। हालांकि रियल प्रॉफिट तो 3,55,000 के करीब है, लेकिन ब्रांच को क्या लगेगा कि 1,95,000 का ही प्रॉफिट है। इज इट क्लियर टू यू? अगर ये पूछा जाए कभी तो तभी करने की जरूरत है, नहीं तो अननेसेसरली भी ज़्यादा एग्जामिनेशन में करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जब तक पूछा ना जाए। तो ये चीज़ तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद 1.22 को देखें जरा, इसमें कुछ है मेरे कराने लायक तो मैं कराऊंगा, नहीं तो फिर अब ध्यान से देखें। 1.22 में क्या कहता है? ट्विस्ट स्टोर्स बॉम्बे हैज़ ए ब्रांच एट पूना। ट्विस्ट स्टोर्स है, उसके कोई ब्रांच है पुणे में, और कहता है गुड्स जो इनवॉइस करे जाते हैं एट ए सेलिंग प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 25%। एट ए सेलिंग प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि ब्रांच को ये कहा जाता है रेट कॉस्ट पे दिया हुआ है। कॉस्ट है 100, मार्जिन है 25, मार्जिन कितनी है? 25 है। मार्जिन इज इक्वल टू 25, और ब्रांच को कहा जाता है कि इस प्राइस पर ही आप सामान सेल भी करो, यानी कि इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस सेम है। जब क्वेश्चन में एक ही रेट दिया रहता है तो मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है उस केस में आप इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस को सेम लेकर के चलेंगे। तो रेट ऑफ लोडिंग आपका 25/125 यानी कि 1/5 आ जाएगा। आगे उसने लिखा कि ब्रांच जो है एक सेल्स लेजर मेंटेन करती है और सारा कैश जो है वो हेड ऑफिस के अकाउंट में डालती है। ये नेचुरल है, डेटा सिस्टम की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद वो क्या कहता है कि ऑल दी एक्सपेंसेस जो हैं हेड ऑफिस पे करता है,
और फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स यू आर सपोज टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। अब आपको अकाउंट बनानी है। स्टॉक इन द बिगनिंग आपको दिया है, आपको मालूम है क्या करना है इसका। क्लोजिंग स्टॉक का भी आपको मालूम है क्या करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। डेटर्स ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट की डेबिट में आप लिख देंगे। ये आपको खर्चे दिए हुए हैं, रेट्स एंड टैक्सेस का, सन्ड्री एक्सपेंसेस का, तो टू कैश आप लिख देंगे। उसके अलावा आपको दिया हुआ है कैश सेल्स, और ये कैश रिसीट फ्रॉम लेजर बैलेंसेस का मतलब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स हैं। एक बार मैंने पहले भी बताया था, ये दोनों आप रेमिटेंसेस के अंदर लिख देंगे। और जो कैश रिसीट फ्रॉम लेजर्स है इसका मतलब ये कैश फ्रॉम डेटर्स है, ये कैश फ्रॉम डेटर्स है, कैश फ्रॉम डेटर्स है, और इसको डेटर्स अकाउंट में भी आप लिखेंगे। क्रेडिट सेल्स डेटर्स में लिखेंगे। वेजेस पेड, अब देखो ये वेजेस जो पेड है ना, पहले तो आप जब ये खर्चे लिखेंगे उन खर्चों में जब आप लिखेंगे तो रेट्स एंड टैक्सेस भी लिख देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिख देंगे, और 20,400 भी लिख देंगे। अब ये जो वेजेस देखो क्या लिखा है, स्टिल ओइंग, स्टिल ओइंग यानी कि अभी भी वेजेस पे करनी है, यानी कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हम जस्ट वेट मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो किसी भी लायबिलिटी का, जैसे कि एसेट्स के बैलेंसेस होते हैं तो हम इधर लिखते हैं, एसेट्स के जो बैलेंसेस होते हैं, तो लायबिलिटी का बैलेंस होगा तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में लिखते हैं। किसी लायबिलिटी का अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये मैंने बोला हुआ है। आपको ये भी मालूम है कि किसी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होता है तो वो हम इधर की तरफ लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस एसेट के होते हैं। तो इसी तरह किसी लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होगा तो उसको मुझे डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। और ये जो लिखा हुआ है ना वेजेस स्टिल ओइंग, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए वेजेस स्टिल ओइंग का मतलब है कि ये वेजेस करंट ईयर के अकाउंटिंग ईयर के अंत में आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हैं आप डेबिट साइड में लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करा जा सकता है। तो बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर वेजेस आउटस्टैंडिंग आपने डेबिट में क्यों लिखा, तो समझ में आना चाहिए ये ओपनिंग नहीं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता तो मैं यहाँ लिखता, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो इसको करा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.23 में वो क्या कहता है, 1.23 में उसने कहा कि एसएक्स कंपनी नाम की कोई कंपनी है और गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। ऐसा ही क्वेश्चन वैसे मैंने आपको पहले कराया था, लेकिन चलो मैं तुम्हें करा दूंगा अभी। कहता है फाइंड आउट द प्रॉफिट एट ब्रांच अकॉर्डिंग टू द डेटर सिस्टम। तो रेट जो है कॉस्ट पर दिया हुआ है और रेट जो है 33 1/3% है, और फिर ये तुम्हें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं जिसमें डेटर्स का बैलेंस है, पैटी कैश का बैलेंस है, फर्नीचर का बैलेंस है, स्टॉक का बैलेंस है। उसके अलावा उसने कहा कि कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पैटी कैश, तो हेड ऑफिस ने कुछ और पैटी कैश भी भेजा है। अब वो कह रहा है ब्रांच के खर्चे और लॉसेस भी तुम्हें दिए हैं, खर्चे और लॉसेस। अब यहाँ गलती मत कर देना, ये ब्रांच का देखो फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट है, आप लिखेंगे टू कैश, उसके नीचे फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट। अब ये बैड डेट्स कोई खर्चा नहीं है, ये लॉस है, तो बैड डेट्स मत लिख देना खर्चे के नीचे। बैड डेट्स को आपको डेटर्स अकाउंट में लिखना पड़ेगा। डेटर्स जो है, ये बैड डेट्स जो है वो डेटर्स में आएगा। इसी तरह डेप्रिसिएशन जो है वो आप माइनस करेंगे फर्नीचर अकाउंट से। अब जो पैटी खर्चे हैं वो हमें मालूम है कि जब हम पैटी एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस कंप्यूट करते हैं तो हम इसको तब यूज़ करेंगे, यानी कि खर्चा आपका 5,002 कैश जो आप लिखोगे, फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट 5,600 लिखोगे, बाकी सब चीज़ें बैड डेट्स तो डेटर्स में आएंगी, डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस में लिख देंगे, पैटी एक्सपेंसेस पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस कंप्यूट करने के लिए यूज़ करा जाएगा। फिर कह रहा है कैश सेल्स इतनी है, क्रेडिट सेल्स 36 की हैं, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स दिया हुआ है, और उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस भी दिया है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी दे दिया है, स्टॉक एट द एंड दिया है, और गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस बिल्कुल लास्ट में दिया है। क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, लेकिन चलो आप भी क्या याद रखोगे, क्वेश्चन तो मुश्किल कहीं से नहीं है, टेक्निकली आपको खुद कर लेना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है ये। 1.23, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन चलो अब मैंने कहा मैं करा देता हूँ तो करा देता हूँ। 1.23 को देखें। पहले तो 1.23 में रेट्स को ध्यान से देखें, बहुत से बच्चों को रेट्स में प्रॉब्लम आती है इस तरह से।
रेट जो आपको दिया हुआ है कॉस्ट प्लस 33 1/3%, यानी कि इतना तो मालूम हो जाना चाहिए कि रेट कॉस्ट पर गिवन है। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, पहले तो ये हम लिखेंगे। अब रेट कॉस्ट पे दिया हुआ है तो कॉस्ट को तो 100 और मार्जिन आपका 33 1/3% है, तो 33 इंटू 1/3 आप लिखेंगे और इनवॉइस प्राइस आपकी जो होगी वो 133 1/3 होगी। इज इट क्लियर टू यू? अब कई बार मैं कह चुका हूं कि न्यूमरेटर में हम मार्जिन को लिखेंगे 33 1/3 और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 133 1/3। पहले भी मैंने एक बार ये कंप्यूट कर करके बताया था, जब आप ऊपर वाले न्यूमरेटर की फिगर को सॉल्व करेंगे तो ये 100/3 आ जाएगा, ये 100/3 आ जाएगा। कैसे आएगा? 33 इंटू 3 100 प्लस 100 100/3। इसी तरह अब आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 133 इंटू 3 399 प्लस 1 400, तो 400/3 आ जाएगा, 400/3 आ जाएगा। अल्टीमेटली ये आ जाएगा आपका 100/3 इंटू 3/400 इंटू 3/400। तो 3 तो कैंसिल हो गया और 0 कैंसिल हो गए, अल्टीमेटली रेट आ जाएगा 1/4। तो आपको ये पता लग गया रेट जो है वो इनवॉइस प्राइस पे 1/4 का रेट है। अब इनवॉइस प्राइस पे आपको रेट का पता लग गया तो अब आप आगे की कहानी पे जा सकते हैं। आगे तुमने ब्रांच अकाउंट बनाना है, ये मैंने ब्रांच अकाउंट बना दिया। ब्रांच अकाउंट के अलावा मैंने ब्रांच डेटर्स भी बना दिया। इस क्वेश्चन में ब्रांच डेटर्स भी बनाना पड़ेगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। ब्रांच डेटर्स, तो एक तो मैंने ब्रांच डेटर्स बनाया, ब्रांच डेटर्स, और उसके अलावा यहां पर ये ब्रांच अकाउंट भी बना करके दिखा दिया, ब्रांच अकाउंट। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में पहले आइटम को अपने सामने देखो। क्वेश्चन की एक शीट मैंने तो रखी हुई है, आप अपने क्वेश्चन को देखते रहें। सबसे पहला आइटम क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस। पहले तो लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उसके अंदर सबसे पहला आइटम डेटर्स तुम्हें लिखा हुआ है, और सॉरी सबसे पहला आइटम हाँ डेटर्स लिखा हुआ है। डेटर्स का जो अमाउंट है डेट इज इक्वल टू 10,000 है। तो डेटर्स 10,000, एक तो पहले आप यहां पर लिखेंगे 10,000, ये मैंने डेटर्स लिख दिया 10,000। फिर डेटर्स अकाउंट पे भी आप लिखें बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। डेटर्स अकाउंट हम बना रहे हैं तो इसलिए डेटर्स अकाउंट में भी बैलेंस लिखा जाएगा। डेटर्स अकाउंट के बाद बैलेंसेस, फिर आपको जो दिया हुआ है उसके बाद पैटी कैश का दिया है, तो पैटी कैश भी आप लिखेंगे, यानी कि ब्रांच मैनेजर के पास पहले से ही पैटी कैश है और पैटी कैश 1,000 रुपये का है। पैटी कैश की लोडिंग होने का कोई मतलब नहीं है। पैटी कैश के बाद फर्नीचर है, फर्नीचर की भी लोडिंग नहीं हो सकती क्योंकि फर्नीचर गुड्स नहीं है, वो एसेट है। फर्नीचर का अमाउंट जो तुम्हें दिया हुआ है 2,000 दिया हुआ है, 2,000 रुपीज़ फर्नीचर मैंने यहाँ पर लिख दिया। फर्नीचर के बाद अगला आइटम स्टॉक है। अब स्टॉक का अमाउंट जैसे ही आपने लिखा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इनवॉइस प्राइस पर है, भले ही उसके आगे इनवॉइस प्राइस नहीं लिखा हुआ है। तो स्टॉक में ऑपोजिट साइड में इसकी लोडिंग भी लिखूंगा, तो मैंने लिख दिया लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग भी हमने निकाल दी 2,000, और 2,000 का जो लोडिंग का आपका रेट है वो 1/4 है, तो इसका मतलब 500 जो है वो आपकी लोडिंग आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पहले तो आप यहाँ पर लिखें टू कैश। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा, ब्रैकेट में लिख सकते हो फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेटी खर्चों के लिए, फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेटी खर्चों के लिए, और कैश भेजा गया डेट इज इक्वल टू 2,000, तो 2,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर? उसके बाद फिर आगे कहता है ब्रांच एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक बार फिर से टू कैश लिखो। दो ब्रांच के खर्चे हैं फ्रेट और एडवर्टाइजमेंट के, फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट। फ्रेट और एडवर्टाइजमेंट के लिए तो डेफिनेटली हेड ऑफिस ने 5,600 रुपये भेजे होंगे, तो 5,600 आपने लिख दिया।
उसके बाद बैड डेट्स 50 रुपए के हैं, तो बैड डेट्स के लिए कोई हेड ऑफिस कैश थोड़ी भेजेगा, बैड डेट्स तो लॉसेज है और वैसे भी वो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगा। ये मैं कह रहा था उस वक्त। बैड डेट्स जो हैं वो 50 रुपए के हैं, तो 50 रुपए की फिगर आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आपको मालूम है बाद में जब हम क्लोजिंग बैलेंसेस कंप्यूट करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस में फर्नीचर का बैलेंस जब हम लिखेंगे, फर्नीचर का शुरुआती बैलेंस हमारे पास जो था 2000 था, तो 2000 ओपनिंग बैलेंस है। अब उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो 80 रुपीज़ दिया हुआ है, तो 80 माइनस करने के बाद 1920 फर्नीचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद पेटी एक्सपेंसेस हैं। अब पेटी एक्सपेंसेस हैं तो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस जब हम फाइंड करेंगे, अब पेटी कैश में शुरुआत में हमने देखा कि हमारे पास 1000 रुपये थे, तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस 1000 प्लस सेंट, हेड ऑफिस ने ब्रांच को 2000 रुपये का पेटी कैश और भेजा, तो मैं 2000 रुपीज़ और लिखूंगा, इजंट इट और नॉट। तो ब्रांच मैनेजर के पास टोटल 3000 रुपये हो गए। अब 3000 में से ये जो लिखा है पेटी एक्सपेंसेस 1500, ये मैंने माइनस कर दिए, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस 1500 पेटी कैश का बच जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद कैश सेल्स का अमाउंट तुम्हें गिवन है, तो रेमिटेंसेस के अंदर आप आएंगे, रेमिटेंसेस, और रेमिटेंसेस के अंदर आप लिखेंगे कैश सेल्स, और कैश सेल्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है 50,000, तो कैश सेल्स आपने लिखा 50,000, तो 50,000 की फिगर आपने लिख दी। कैश सेल्स 50,000। कैश सेल्स के बाद फिर अगला आइटम है क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स आपको मालूम है कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट में हम लिखते हैं इट इज़ ए ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच ऑफिस एंड ब्रांच कस्टमर। तो क्रेडिट सेल जो है वो 36,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। क्रेडिट सेल्स के बाद कह रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। कई बार मैं आपको बता चुका हूं जो गुड्स रिटर्न हुए हैं इनकी लोडिंग नहीं होती है, ये वो गुड्स हैं जो कस्टमर ने डेटर्स को रिटर्न करें, करेक्ट। तो गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स जिसको हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, तो सेल्स रिटर्न जो है उसकी लोडिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये वो ट्रांजेक्शन है जो ब्रांच कस्टमर और ब्रांच डेटर्स के दरमियान है। तो ऐसे कोई भी गुड्स जो ब्रांच डेटर्स और ब्रांच कस्टमर के बीच में आ जा रहे हैं उनकी लोडिंग नहीं करी जाती, क्योंकि उनको कॉस्ट प्राइस का पता नहीं होता। तो ये अमाउंट जो है वो 800 रुपीज़ तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच भी दिया है। हाँ, गुड्स जब ब्रांच रिटर्न करेगी, वो मैं अब यहाँ लिख देता हूँ, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। तो ब्रांच ने कहता है 2000 रुपये के गुड्स जो हैं रिटर्न कर दिए, तो पहले तो 2000 मैंने यहाँ लिखा और उसकी लोडिंग भी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न, तो जो गुड्स ब्रांच को भेजे गए और ब्रांच ने रिटर्न कर दिए उसकी लोडिंग। अब लोडिंग का रेट 1/4 है, तो 500 रुपीज़ लोडिंग आ जाएगी। उसके बाद कहता है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स जाहिर है कि रेमिटेंसेस के अंदर हम लिखेंगे एक तो कैश फ्रॉम डेटर्स। अब कैश फ्रॉम डेटर्स का जो अमाउंट है वो 20,000 का है, एक तो वो तुम यहाँ पर लिखोगे 20,000, और उसके अलावा डेटर्स अकाउंट में भी बाई कैश लिखना मत भूलना, बाई कैश 20,000। क्लियर? उसके बाद स्टॉक एट दी एंड तुम्हें दिया हुआ है, वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है 7,800 का है, तो क्लोजिंग स्टॉक है 7,800 रुपये, तो 7,800 तो क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग भी तुम्हें निकालनी पड़ेगी, तो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग निकालने के लिए ऑपोजिट साइड में तुम्हें लिखना पड़ेगा लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग हमने निकाली 7,800 का 1/4, तो 7,800 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा? 7,800 का 1/4 मेरे ख्याल से 1,950 आ जाएगा। एक बार चेक भी कर लेना, 1,950, करेक्ट। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मैं डेटर्स को टैली करूंगा।
अब डेटर्स को जब मैं टैली करूंगा तो डेटर्स से मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस की फिगर आ जाएगी, इजंट इट और नॉट। तो क्लोजिंग बैलेंस में डेटर्स अकाउंट से कंप्यूट करूंगा। 46,000 में से आप माइनस करेंगे 20,850। अब 20,850 46,000 में से माइनस करेंगे तो 25,150 बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी। अब डेटर्स से जो बैलेंसिंग फिगर आ गई 25,150, ये फिगर तो आपके पास आ गई। अब उसके बाद आप अपना नेट प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं। जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो आप कंप्यूट करने के बाद लिखेंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि आपने जब यहां पर लिखना है ना, आप हमेशा चेक कर करके लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? मैंने तो यहां लिख दिया 13,320, लेकिन आप हमेशा चेक कर करके लिख लिया करें। इज इट क्लियर टू यू? और मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं, बाई चांस अगर आपका कुछ और आता है। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब जरा आगे बढ़ते हैं। जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है मैंने कहा साथ साथ उनको भी लिया जा रहा है। और वैसे तो 1.24 आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। तो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डू 1.24। इसमें प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब 20% ऑन इनवॉइस प्राइस दिया है, और इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। तो 1.24 आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब इसमें अगला जो है 1.25, डेट इज लोकल परचेजेस बाय ब्रांच। अब ये लोकल परचेजेस बाय ब्रांच का क्या मतलब है, तो इसको हम करते हैं 10 मिनट्स का रेस्ट लेंगे और 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद इसको हम करेंगे।
सो वेलकम अगेन आफ्टर द ब्रेक। अब ब्रेक के बाद बेटा एक क्वेश्चन जो हम करेंगे ये है लोकल परचेजेस बाय द ब्रांच। अब ये लोकल परचेजेस बाय द ब्रांच का क्या मतलब है? आपको याद है मैंने कहा था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर और ख़ासतौर से डेटर सिस्टम के अंदर, इनफैक्ट वैसे तो पूरी डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर, मैंने कहा ब्रांच जो होती हैं वो कम्प्लीटली हेड ऑफिस पे डिपेंड करती हैं और ब्रांच को जितने भी गुड्स होते हैं वो हेड ऑफिस सप्लाई करता है। ये मैंने आपसे कहा था, इजंट इट और नॉट? यानी कि ब्रांच को अपनी तरफ से कोई भी गुड्स खरीदने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में डिपेंडेंट ब्रांचेस में भी ब्रांच को ये इजाज़त या छूट दे दी जाती है कि आप चाहो तो लोकली कुछ सामान खरीद सकते हो। लेकिन ब्रांच अगर लोकली कोई सामान खरीदेगी तो उसके लिए कैश जो है वो हेड ऑफिस ही भेजेगा। बस ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर टू यू? तो लोकल ब्रांचेस लोकल परचेजेस, सॉरी, पिछले 2-3 दिन से ज़रा तबीयत, अब ये तो नहीं कहूँगा ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा गला जो है, कई बार अब मौसम चेंज होता है तो ऐसा होता है। एनीवे, लोकल परचेजेस बाय द ब्रांच। और दिल्ली में तो आपको मालूम ही है कि कितना पॉल्यूशन है। ए हेड ऑफिस ऑफ ए कंपनी इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एक्स एट कॉस्ट प्लस 20%। मुझे रेट बताने की जरूरत नहीं। कॉस्ट 100, मार्जिन 20, तो इनवॉइस प्राइस 120, 20/120, 1/6 आपका रेट आ जाएगा। आगे क्या कहता है? आगे कहता है ब्रांच परचेजेस गुड्स फ्रॉम लोकल पार्टीज ऑल्सो फॉर विच पेमेंट्स आर मेड बाय द हेड ऑफिस। ये मैंने आपको बता ही दिया और क्वेश्चन में भी लिख दिया कि ब्रांच को इजाज़त है, वो लोकल पार्टीज से गुड्स खरीद सकती है, लेकिन पेमेंट हेड ऑफिस करेगा। ऑल कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट। और कि ब्रांच जितना भी कैश कलेक्ट करती है उसी दिन हेड ऑफिस के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं हेड ऑफिस पे करता है एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस। और कह रहा है पेटी कैश इज मेंटेन बाय द ब्रांच ऑफिस। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द ब्रांच अकाउंट एज इट विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। अब उसने कहा इम्प्रेस्ड कैश इन द बिगनिंग। इम्प्रेस्ड कैश का मतलब पेटी कैश इन द बिगनिंग। तो पेटी कैश का एक तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है डेटर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग, ये ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं। अब देखो ये स्टॉक इन द बिगनिंग जो लिखा है, अब यहाँ क्या लिखा है? ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो ये तो तुम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे और इसकी तुम्हें लोडिंग भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये हेड ऑफिस ने सामान भेजा है। लेकिन डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय ब्रांच, वो क्या कह रहा है? ओपनिंग स्टॉक, ये है तो ओपनिंग स्टॉक। ब्रांच ने कुछ गुड्स लोकली परचेज करे थे और उसमें से कुछ ओपनिंग स्टॉक बचा है, तो इसको मैं ओपनिंग स्टॉक के रूप में लिखूंगा, लेकिन इसकी लोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी तुम्हें कोई लोडिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ब्रांच ने खुद ही खरीदा हुआ है। इजंट इट और नॉट? तो जो सामान हेड ऑफिस ने भेजा है कि लोडिंग केवल उसी की करेंगे। कैश सेल्स हैं 45,000 की, क्रेडिट सेल्स आपको मालूम है। अब कह रहे हैं डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय ब्रांच। ब्रांच ने डायरेक्ट परचेजेस करी हैं, तो ये हम कैसे लिखेंगे? टू कैश, क्योंकि हेड ऑफिस कैश भेजेगा। फिर मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा डायरेक्ट परचेजेस बाय ब्रांच 45,000, डेबिट साइड में लिख देंगे। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये डेटर्स अकाउंट में आएंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस। और वो कह रहा है कि ब्रांच को हेड ऑफिस ने सामान भेजा, इसकी लोडिंग भी करेंगे। कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस। वो कह रहा है हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी खर्चों के लिए कुछ और कैश ट्रांसफर करा है। बैड डेट्स कहता है 1,000 के डेटर्स में आ जाएगा, डिस्काउंट भी डेटर्स में आ जाएगा। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर आपको मालूम ही है, रेमिटेंसेस में और डेटर्स में। ब्रांच एक्सपेंसेस जो हैं वो कह रहा है 30,000 के हैं, ब्रांच के खर्चों के लिए हेड ऑफिस कैश भेजेगा। अब उसने कहा स्टॉक एट द एंड। अब जो स्टॉक एट द एंड है देखो वो भी समझें। हेड ऑफिस ने इस साल जो गुड्स ब्रांच को भेजे थे उसमें से 18,000 का स्टॉक बचा है, इसकी तो लोडिंग होगी, इसकी तो लोडिंग होगी। लेकिन जो सामान ब्रांच ने खुद परचेज करा था उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसकी लोडिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो एक ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अब वैसे तो तुम कर सकते हो लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं करा करके दिखा देता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन को भी मैंने करा आपके लिए, आप भी क्या याद रखोगे? 1.26 है तो 1.26 करेक्ट। तो आपने देखा कि फर्स्ट सेक्शन में ही तो जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, वो सब हमने डेटा सिस्टम से रिलेटेड ऑलरेडी अब ख़त्म कर लिए हैं। अब ये वाला
अब ख़त्म होने पर आ ही चुका है। करेक्ट सेक्शन, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ब्रांच अकाउंट मैंने ये बनाया, थोड़ा सा लंबा चौड़ा बनाया, थोड़ा तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए, लीजिए जी। और उसके बाद मैंने ब्रांच अकाउंट भी बना दिया। तो ब्रांच अकाउंट भी और ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी, ये ब्रांच डेटर्स है। ब्रांच डेटर्स के अलावा ये आपका ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट। अब जहां तक रेट्स का सवाल है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि रेट जो आपको दिया हुआ था, रेट कॉस्ट पर था, कॉस्ट प्लस 20%। मार्जिन या लोडिंग जो है वो कितनी है, 20 है। मार्जिन आपका 20 है। तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी इनवॉइस प्राइस। तो रेट जो है इनवॉइस प्राइस पे कितना हो जाएगा, 20/120 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। इजंट इट और नॉट। अब उसके बाद ब्रांच अकाउंट में आप आ जाएं। सबसे पहला आइटम देखें, सबसे पहले उसने हमें जो बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन इम्प्रेस्ड कैश। इम्प्रेस्ड कैश का मतलब पेटी कैश, इम्प्रेस्ड कैश। इम्प्रेस्ड कैश इन द बिगनिंग कहता है 2000 है, तो पहले तो आप 2000 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे, 2000 आपने लिख दिया। अब उसके बाद जब मैं बाद में क्लोजिंग बैलेंसेस लिखूंगा, तो क्लोजिंग बैलेंस में भी मैंने इम्प्रेस्ड कैश लिखा, यानी कि तुम्हें इम्प्रेस्ड कैश का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया ही हुआ है। इम्प्रेस्ड कैश का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि लिखना तो हमें क्लोजिंग बैलेंस ही होता है, 1850 ये तुम्हें दिया ही हुआ है, 1850 डायरेक्टली तुमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डेटर्स का तुम्हें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस तुम लिख दोगे। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, तो 25,000 का बैलेंस आपने यहाँ पर लिख दिया। और फिर डेटर्स अकाउंट में बैलेंस लिखना भूलना नहीं है। साइमल्टेनियसली काम करने की अदा, अंदाज और हुनर आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में स्टॉक इन द बिगनिंग लिखा है, जिसके बारे में मैं बता रहा था, है तो ये ओपनिंग स्टॉक, लेकिन ये जो ओपनिंग स्टॉक है ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि जो हेड ऑफिस ने सामान ट्रांसफ़र करा था उसमें से बचा हुआ जो स्टॉक है वो तो है 24,000, तो उसकी तो लोडिंग होगी, उसकी तो मुझे लोडिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो लोडिंग ऑन, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, तो 24,000 और लोडिंग का रेट 1/6 है, तो 4,000 इसकी लोडिंग हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसकी लोडिंग जो आ जाएगी 4,000 की आ जाएगी। लेकिन ओपनिंग स्टॉक जो उस सामान में से पड़ा है जो कि डायरेक्ट परचेज, जो कि ब्रांच ने डायरेक्टली सामान लोकल पार्टी से परचेज करा था, डायरेक्ट परचेजेस, उसकी लोडिंग नहीं करने की ज़रूरत है, जो कि 16,000 का सामान है। इसकी लोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रांच ने खरीदा है, तो ब्रांच ने कॉस्ट प्राइस पर ही खरीदा है। उसके बाद फिर कैश सेल्स दिया हुआ है। अब कैश सेल्स रेमिटेंसेस के अंदर हमें लिखना होता है, हमें मालूम है। तो रेमिटेंसेस के अंदर आप आएंगे, रेमिटेंसेस के अंदर आपने लिखा कैश सेल्स। अब कैश सेल्स का जो अमाउंट आपको गिवन है, इस केस में 45,000 का अमाउंट गिवन है, तो 45,000 जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, 45,000। उसके बाद क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट में आ जाएंगी, तो क्रेडिट सेल्स आपने डेटर्स अकाउंट में लिखी, और क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000। क्रेडिट सेल्स के बाद फिर उसने लिखा है डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय ब्रांच। मैंने अभी भी बताया था, जब ब्रांच गुड्स खरीदेगी तो उसके लिए कैश हेड ऑफिस ही भेजेगा, तो इसलिए पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू कैश गुड्स परचेस्ड बाय ब्रांच या डायरेक्ट परचेजेस, ये डायरेक्ट परचेजेस है। और डायरेक्ट परचेजेस जो हैं वो 45,000 की हैं, सॉरी डायरेक्ट परचेजेस, हाँ 45,000 की हैं। डायरेक्ट परचेजेस के बाद फिर अगला आइटम जो हमें दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 3,000। ये सेल्स रिटर्न है। आपको मालूम है कि जो सेल्स रिटर्न है ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जो ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच में है। एक तो इसलिए ये डेटर्स अकाउंट में आएगी और इसीलिए इसकी लोडिंग भी नहीं होगी। उसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस,
तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा 60,000 का, तो 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो हेड ऑफिस ने 60,000 का सामान ब्रांच को भेजा है। अब इसकी भी लोडिंग होगी, लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो 60,000 और 60,000 का 1/6 डेट इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 ये लोडिंग आपने लिख दी, करेक्ट। उसके अलावा फिर कहता है कैश ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ पेटी खर्चों के लिए कैश ट्रांसफ़र करा। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फॉर पेटी एक्सपेंसेस, फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो पेटी एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने 2,500 रुपये भेजे। अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ब्रांच के पास शुरुआत में 1,800 रुपये का पेटी कैश था, करेक्ट, और 2,500 रुपये हमने और भेजे। ऐसे करके दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन जस्ट कुछ समझाने के लिए 2,500 मैंने और भेजे। तो ब्रांच मैनेजर के पास टोटल कैश कितना होना चाहिए क्लोजिंग? 1,800 प्लस 2,500, टोटल 4,300 होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 1,850 है। तो मैं अगर ये 1,850 माइनस कर दूं तो इसका मतलब है कि ब्रांच मैनेजर ने जो उसके पास इम्प्रेस्ड कैश था उसमें से 2,450 रुपये खर्च कर दिए होंगे, तभी ये बैलेंस 1,850 आ रहा है। वैसे तुम्हें ऐसे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लिखना तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ही पड़ता है। उसके अलावा फिर अगला आइटम तुम देख रहे हो क्या है, बैड डेट्स है। बैड डेट्स डेटर्स अकाउंट में आएगा। बैड डेट्स डेटर्स अकाउंट में 1,000 रुपीज़ हमने लिख दिए। बैड डेट्स के बाद फिर क्या दिया हुआ है अगला आइटम, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 2,000 का है, तो डिस्काउंट अलाउड भी आपने लिखा। और आपको मालूम है कि डिस्काउंट अलाउड भी ट्रांजैक्शन जो है वो ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड को भी हम डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर, एक तो ये डेटर्स में तो आएगा ही आएगा। 1,25,000 का कैश तुम्हें मिला है डेटर से, और ये रेमिटेंसेस का भी हिस्सा बनेगा, कैश फ्रॉम डेटर्स। तो कैश फ्रॉम डेटर्स तुमने यहाँ पर भी लिख दिया। कैश फ्रॉम डेटर्स जो है वो 1,25,000 है, तो 1,25,000 का अमाउंट आपने यहाँ पर लिखा। ब्रांच के जो खर्चे हैं, ब्रांच के खर्चों के लिए कैश जो है वो हेड ऑफिस भेजेगा टू कैश ब्रांच एक्सपेंसेस। ब्रांच के खर्चे जो हैं वो 30,000 रुपये के हैं, तो 30,000 का कैश भेज दिया गया। अगली शीट में फिर आगे कह रहा है स्टॉक एट दी एंड। अब स्टॉक एट दी एंड जो दिया हुआ है, तो पहले तो आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है उन गुड्स का जो कि हेड ऑफिस ने ट्रांसफ़र करे थे, ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी कि जो हेड ऑफिस ने गुड्स ट्रांसफ़र करे थे उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो 18,000 का बचा है। तो इस पे तो लोडिंग होगी, और इसकी लोडिंग मैं यहाँ लिखूँगा लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अब लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक 18,000, मैंने कहा लोडिंग की बजाय आप स्टॉक रिजर्व वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक रिजर्व वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लोडिंग जो है 1/6 है, तो 3,000 रुपीज़ तो लोडिंग का आ जाएगी। अब जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है डायरेक्ट परचेजेस में से, यानी कि हेड ऑफिस ने जो डायरेक्टली ब्रांच ने जो डायरेक्टली सामान परचेज करा था उसमें से कुछ गुड्स बच गए, पर उसकी लोडिंग मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन तो पूरा हो गया। अब मैं सबसे पहले तो डेटर्स अकाउंट को टैली करूँगा। अब डेटर्स आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। डेटर्स को जब मैं टैली करूंगा तो क्लोजिंग बैलेंस 24,000 रुपीज़ का आपका आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। अब मैं बार बार एक चीज़ तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, फिर बच्चे बाद में कई बार मैसेज कर देते, इसलिए ध्यान ये रखना है, मैं बार बार कहता हूँ कि आप टैली कर करके टैली यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखना, हमेशा टैली करके, ये आदत बना लो, करेक्ट। क्योंकि अब क्वेश्चन भी कराने होते हैं, इतनी लंबी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करने होते हैं, लंबी क्लास भी लेनी होती है, तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं कैलकुलेट कर करके आपको बताऊं। तो इसलिए मैंने लिख तो दिया 32,350 प्रॉफिट है, हालांकि मुझे मालूम है कि ये करेक्ट प्रॉफिट है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप जो है आपके चक्कर में ना 32,350 मुझे मालूम है कि ये करेक्ट प्रॉफिट है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप इसको अपने और मेरे दोनों के सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार चेक कर करके लिखा करें। इज इट क्लियर टू यू?
अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद तो ये तो था आपका 1.26। तो अभी ये पहला सेक्शन है और पहले सेक्शन में ही हमने अब इस क्वेश्चन को करने के बाद यही वाला क्वेश्चन करा था हमने, कौन सा करा था? अच्छा, ये 1.26 नहीं था, ये 1.25 है। मैंने 1.26 लिख दिया, ये 1.25 क्वेश्चन था। एनीवे 1.25। तो 1.25 को करने के बाद 1.26 को देखें। 1.26 भी पास्ट एग्जामिनेशन का एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है, मैंने कहा ना जितने भी क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर्स के अटेम्प्ट में आए हुए हैं, हमारी कोशिश ये है कि उनको भी साथ साथ करा दिया जाए। F1 कंपनी दिल्ली हैज़ ए ब्रांच एट जयपुर। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। यहाँ तो कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कहता है ब्रांच इज इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट द रिसिट्स एवरी डे इन द हेड ऑफिस अकाउंट विद द बैंक। तो ब्रांच जो भी पैसा कलेक्ट करेगी हेड ऑफिस के अकाउंट में डालेगी। ब्रांच को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेस है वो हेड ऑफिस पे करता है, एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच आर पेड बाय द ब्रांच। पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच खुद पे करती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। अब इस क्वेश्चन में पहले तो उसने लिखा कि ओपनिंग स्टॉक है। डेट अगर आपकी बुक्स में, किसी की बुक्स में जैसे यहाँ 18 है, करेक्ट। अब हम, मेरे को कई बार शीट चेंज करने के में टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे मालूम है कि जो कुछ बुक्स आपके पास होंगी उसमें 28 की डेट लिखी होगी। जहाँ 18 लिखा होगा, जहाँ 19 लिखा होगा, वहाँ 29 कर लेना। उससे होता क्या है कि उसमें फ्रेश लुक लगता है, इसलिए हम हर साल डेट चेंज कर देते हैं मटेरियल में भी, करेक्ट। तो स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक 1,64,000 है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं इसका ट्रीटमेंट। इसी तरह डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 46,800। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैश सेल्स दी हुई है, वो भी तुम कर लोगे। क्रेडिट सेल्स भी तुम्हें मालूम है। गुड्स इनवॉइस्ड बाय द ब्रांच, इसका भी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? क्योंकि अब की बार तो शुरुआत में कोई पेटी एक्सपेंसेस है ही नहीं भाई। ब्रांच के पास कोई ओपनिंग पेटी कैश तो है ही नहीं। कोई ओपनिंग बैलेंस है पेटी कैश का? नहीं है। और ना ही हमने कोई कैश हेड ऑफिस ने भेजा है, कोई पेटी खर्चों के लिए हमने कोई कैश भेजा है? नहीं भेजा, करेक्ट। तो एक तो तरीका क्या है कि जब आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे पेटी कैश का, ऐसे आप दिखा सकते हैं ओपनिंग कैश नील, सेंट हमने कुछ भेजा ही नहीं, नील। अब आपको मालूम है कि इसमें से हम माइनस करते हैं स्पेंट, यानी कि जितना ब्रांच ने खर्च कर दिया। वो कह रहा है ब्रांच ने पेटी खर्चे 20,900 के खर्च कर दिए, तो ये अब नेगेटिव आ रहा है। तो पेटी कैश 20,900। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे लिख दें, लेकिन ये तरीका अजीब सा तरीका है कि आइटम को नेगेटिव फिगर के साथ लिखना। तो इसको ऐसा करने की बजाय, क्योंकि पेटी कैश क्वेश्चन में है ही नहीं ब्रांच के पास, और वो कह रहे हैं जो पेटी खर्चे ब्रांच खुद निपटती है, तो तुम क्या करोगे? अब की बार जब तुम बाद में रेमिटेंसेस की फिगर लिखोगे, तो रेमिटेंसेस की फिगर में से पेटी एक्सपेंसेस माइनस कर देना 20,900। यानी कि ब्रांच कहेगी कि हमने इतना पैसा आपको देना है और 20,900 हमने खर्च कर दिए अपनी जेब से, लेकिन खर्चा तो ये आपके सर के ऊपर ही पड़ना चाहिए ना। तो इसलिए 20,900 रुपीज़। बेटा 1 मिनट के लिए मेरे को 1 सेकंड का टाइम दो। ये बीच बीच में ना कई बार लाइट के साथ कुछ प्रॉब्लम आती है। 1 सेकंड का टाइम दे, इससे पहले कि 1 सेकंड का, बस ओनली 1 सेकंड। ठीक है, नाउ इट्स ओके। तो अब की बार ब्रांच कहेगी कि आपने हमें पेटी कैश तो दिया नहीं था, लेकिन खर्चे हो गए तो हम रेमिटेंसेस में से माइनस कर रहे हैं। तो जब पेटी एक्सपेंसेस हों और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश का ना दिया हो, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, करेक्ट। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट दिया है। वो कह रहा है फर्नीचर एक्वायर्ड बाय द ब्रांच ऑन 1/10/2028। फर्नीचर ब्रांच ने एक्वायर करा 1/10/2028 को, और वो क्या कह रहा है? पेमेंट वॉज मेड बाई ब्रांच फ्रॉम द कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 5,000 रुपये। अब
इस लाइन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस लाइन का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये समझाने के लिए देखो यहाँ पर पहले तो हमारे पास फर्नीचर बिगनिंग में नहीं है। अब वो कह रहा है इस साल हमने 5,000 का फर्नीचर खरीदा, करेक्ट। फर्नीचर अच्छा बिगनिंग में फर्नीचर था, सॉरी। हमारे पास फर्नीचर अकाउंट में पहले तो मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है जो मैंने अब चेंज कर दी है डेट, तो बिगनिंग की डेट 1/4/2028 है, नंबर 1, करेक्ट। और ईयर के एंड की डेट 31/3/2000 मैंने 29 कर दी। अब वो नीचे कह रहा है कि 1/10/2028 को 1/10/2028 को एक फर्नीचर खरीदा गया, फर्नीचर खरीदा गया 5,000 रुपये का। इस दिन एक फर्नीचर खरीदा गया और जबकि शुरुआत में तुम्हारे पास फर्नीचर 46,800 का था, 46,800 का फर्नीचर शुरुआत में था। तो तुम्हारे को समझ में क्या आना चाहिए, और बाद में हमें फर्नीचर को डेप्रिशिएशन भी करना है, यानी कि जो 46,800 का फर्नीचर है इसमें तो पूरे साल का डेप्रिशिएशन लगेगा, इसलिए 10% के हिसाब से 4680 का डेप्रिशिएशन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। 46,800 पे पूरे साल का डेप्रिशिएशन 10% लगेगा। और जो ये फर्नीचर तुमने खरीदा है इस पे तुम्हारा जो डेप्रिशिएशन लगेगा 6 महीने का लगेगा, 5,000 इंटू 10% इंटू 6/12, यानी कि 250 रुपये का डेप्रिशिएशन लगेगा। यानी कि फर्नीचर अकाउंट में टोटल डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, 4680 प्लस 250। तो फर्नीचर अकाउंट में टोटल बैलेंस आपका हो जाएगा 49, टोटल डेप्रिशिएशन 4930। इसका मतलब जब बाद में आप बैलेंस कैरी डाउन दिखाएंगे फर्नीचर अकाउंट में, जब फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन दिखाएंगे तो बताओ फर्नीचर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना आपने लिखा हुआ था। सर हमने ओपनिंग बैलेंस जो लिखा था 46,800, ये तो ओपनिंग बैलेंस है 46,800। ब्रांच अकाउंट में जब आप क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस प्लस जो तुमने परचेज करा है, 5,000 का तुमने फर्नीचर परचेज करा था, तो इसका मतलब 51,800 का टोटल फर्नीचर है और उसमें से तुम डेप्रिशिएशन माइनस कर दोगे, और टोटल डेप्रिशिएशन मैंने आपको बताया 4930 का है। तो 4930 51,800 में से तुम माइनस कर दोगे तो 46,870 तुम्हारा फर्नीचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एक तो ये पॉइंट तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखना है, नंबर 1। लेकिन उसने क्या कहा कि ये जो फर्नीचर है ये फर्नीचर ब्रांच ने खरीदा है, ये ब्रांच ने खरीदा, लेकिन ये खरीदना किसको चाहिए, हेड ऑफिस को खरीद के देना चाहिए ब्रांच को, लेकिन वो कह रहे हैं इसकी पेमेंट ब्रांच ने करी। अब ब्रांच क्या करेगी, जब रेमिटेंसेस लिखेगी तो ये 5,000 उसमें से माइनस कर देगी। मेरे ख्याल से अब मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये 2 मेन पॉइंट थे। देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि अब बार बार हर चीज़ को सॉल्व कराना ठीक नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद ओपनिंग स्टॉक 164 है, इसकी लोडिंग आप करेंगे। अब लोडिंग का रेट आपको मालूम है, मैंने पहले ही बता दिया था। लोडिंग का रेट जो था आपका, इस क्वेश्चन में लोडिंग थी क्या, कॉस्ट प्लस 25%, तो 1/5 का रेट आ जाएगा, ठीक है। तो 1,64,000 की आप लोडिंग निकालोगे ओपनिंग स्टॉक का, 1/5 32,800। फिर डेटर्स है, डेटर्स अकाउंट में भी लिख देना। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया। गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है 12,56,000, उसकी भी लोडिंग आपको निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जो ये खर्चे थे 2,64,000 के, टू बैंक लिख देना, 2,64,000 के ही खर्चे थे ना, हाँ 2,64,000 के ही खर्चे थे। उसके बाद फिर जो कैश सेल्स थी वो आप लिख देंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से दिया नहीं है, कैश फ्रॉम डेटर्स, तो वो डेटर्स अकाउंट से आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, वो डेटर से, ये फिगर डेटर्स अकाउंट से आएगी। अब जो मैं बता रहा था, ये 5,000 रुपये का जो फर्नीचर खरीदा, एक तो ये माइनस करना और पेटी एक्सपेंसेस माइनस कर करके इतना अमाउंट आप जो है हेड ऑफिस को भेजेंगे। ये इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है। बाकी क्लोजिंग बैलेंसेस का मैंने आपको बता दिया, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है उसकी लोडिंग आप कर देना, लोडिंग मैंने यहाँ करी हुई है। फिर डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आप लिखेंगे। फिर फर्नीचर का मैंने अभी आपको बता दिया, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये आपने परचेज करा, टोटल डेप्रिशिएशन माइनस करके 46,870 क्लोजिंग बैलेंस है।
डेटर्स अकाउंट से ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर कोई क्वेश्चन है आपका, अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपके मॉड्यूल से लिया गया क्वेश्चन है, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को भी आप खुद कर सकते हैं, मुझे इसको कराने की अब जरूरत नहीं होनी चाहिए कायदे से। चलो आपके टेस्ट के रूप में ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, वैसे मैं एक बार रीड कर देता हूँ। बकिंघम ब्रदर्स बॉम्बे हैव ए ब्रांच एट नागपुर, दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच। बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का नहीं है, यानी कि इनवॉइस प्राइस से पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे सिंपल क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन, तो ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ नो इनवॉइस प्राइस क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई लोडिंग का चक्कर नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हें कहीं नहीं दिया हुआ कि हेड ऑफिस इतने इतने मार्जिन पर गुड्स भेजता है। पहले तो ये चीज़ मैं बता दूं। तो सिंपल कह रहा है गुड्स आर, यहाँ लिखा भी वो है, दे सेंड द गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर। However, direct purchases are also made by the branch for which payments are made by the head office. तो कह रहा है कि ब्रांच को वैसे तो हेड ऑफिस गुड्स भेजता है, लेकिन ब्रांच को यह भी इजाज़त है कि वो लोकली सामान परचेज कर सकती है। आगे कह रहा है ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, करेक्ट। फिर कह रहा है जो भी डेली कलेक्शंस होती हैं वो हम हेड ऑफिस को भेज देते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें नागपुर ब्रांच और डेटर्स अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। इम्प्रेस्ड कैश है, कहाँ लिखेंगे इम्प्रेस्ड कैश? डेटर्स अकाउंट की डेबिट में लिख देना, डेटर्स अकाउंट में और ब्रांच अकाउंट में, और ये भी ब्रांच अकाउंट में। स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, अब की बार लोडिंग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन करा था लोकल ब्रांचेस वाला, तो मैंने उसमें कहा था ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो सामान हेड ऑफिस ने भेजा है उसकी लोडिंग हमने करी थी, क्योंकि उसमें इनवॉइस प्राइस था। यहाँ तो इनवॉइस प्राइस का चक्कर ही नहीं है ना, तो इसलिए इसकी कोई लोडिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्टॉक, ये जो डायरेक्ट परचेजेज हैं, ये भी ओपनिंग स्टॉक का ही आइटम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसके अंदर दो आइटम है, एक तो ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस है और एक डायरेक्ट परचेज, यानी कि ब्रांच ने जो डायरेक्टली सामान परचेज करा था उसमें से बचा हुआ ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक में आप लिख दोगे, लेकिन अब की बार कोई लोडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है ही नहीं। कैश सेल्स 45,000 रेमिटेंसेज में आ जाएंगी। क्रेडिट सेल्स 1,30,000 की हैं, डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। डायरेक्ट परचेजेज हैं, तो पहले आप ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक लिखेंगे, फिर डायरेक्ट परचेजेज लिख देंगे। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, ये सेल्स रिटर्न है, डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, सिर्फ ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे, कोई लोडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई लोडिंग है ही नहीं। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे पेटी एक्सपेंसेस, पेटी खर्चों के लिए हमने कैश भेजा। अब कुछ कैश एक्सपेंसेस तुम्हें दिए हुए हैं, कैश एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है, कैश एक्सपेंस तो लिख, अच्छा ये पूरा सेंटेंस है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये कोई फिगर नहीं है, पूरा से एक ही सेंटेंस है। फिर कह रहा है बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स जो हैं वो डेटर्स में आएंगे, डिस्काउंट भी डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा। अब वो कह रहा है रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस। अब देखो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो रेमिटेंसेस हैं, रेमिटेंसेस इस क्वेश्चन में तुम्हें रेमिटेंसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। रेमिटेंसेस उसने कहा जो रेमिटेंसेस रिसीव्ड हो गई हैं वो तो 1 लाख कितना अमाउंट था, 1,65,000 है रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, यानी कि ब्रांच ने कुछ सामान, कुछ कैश, रेमिटेंसेस का मतलब है जो टोटल डेटर से और कैश सेल से पैसा कलेक्ट करके हेड ऑफिस को भेजा होगा। तो कह रहे हैं हेड ऑफिस ने इतना तो रिसीव कर लिया है, लेकिन अगले सेंटेंस में उसने ये भी लिखा रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस सो फार 5,000 प्लस नॉट रिसीव्ड, यानी कि ब्रांच ने कैश तो भेज दिया और ब्रांच ने जो कैश भेजा होगा वो 1,70,000 का भेजा होगा। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए।
वो अलग मैटर है कि 1,70,000 में से 1,65,000 रुपये का कैश जो है वो हेड ऑफिस को मिल चुका है और अभी 5,000 उन्हें मिलना है। लेकिन पॉइंट ये है कि ब्रांच ने तो अपनी तरफ से 1,70,000 का रेमिटेंसेस कर दिया है। एक तो ये पॉइंट आपकी समझ में आएगी, यानी कि जो रेमिटेंसेस का अमाउंट आपका आना चाहिए 170 आएगा ब्रांच अकाउंट में। इज इट क्लियर टू यू? ब्रांच अकाउंट में 1,70 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला आइटम क्या है? अगला आइटम कह रहा है ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। ये तो तुम ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिख देना, टू कैश, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, आउटर कॉलम में इतना। फिर क्लोजिंग बैलेंसेस तुम्हें दिए हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस जो स्टॉक का दिया हुआ है उनमें लोडिंग किसी की नहीं होंगी, करेक्ट? तो ये तुम 10,000 15,000 लिख देना। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट से निकलेगा। इम्प्रेस्ड कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? अब तुम कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर इम्प्रेस्ड कैश जो था शुरुआत में तुम्हारे पास इम्प्रेस्ड कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे? ओपनिंग बैलेंस था इम्प्रेस्ड कैश का 2,000। अरे हाँ या ना? यस सर, इतना ही था। इम्प्रेस्ड कैश का मतलब पेटी कैश। क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ इम्प्रेस्ड कैश भेजा? राइट सर, भेजा था। तो ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंसेस 4,000, तो 4,000 रुपये भेजे थे। क्या इस क्वेश्चन में कुछ पेटी एक्सपेंसेस हैं स्पेंट? नहीं, इस क्वेश्चन में पेटी कैश एक्सपेंसेस, अच्छा 4,000 के लास्ट में लिखा है, पेटी एक्सपेंसेस 4,000 के हैं। तो स्पेंट 4,000 रुपये खर्च हो गए, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस 2,000 ही रहेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस इम्प्रेस्ड कैश का 2,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 1। अब दूसरी चीज मैं जो कह रहा था, अब जो रेमिटेंसेस हैं ये तो तुम्हें पता लग गया कि टोटल रेमिटेंसेस जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को करी वो 1,70,000 की करी है। अब हमें मालूम है कि रेमिटेंसेस के 2 हिस्से होते हैं, एक तो कैश सेल्स होता है, दूसरा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स होता है। कैश फ्रॉम डेटर्स होता है, करेक्ट? कैश फ्रॉम डेटर्स होता है। अब इस क्वेश्चन में कैश सेल्स दी हुई थी, अगर आपको याद हो तो कैश सेल्स 45,000 की थी। तो कैश सेल्स 45,000 की थी, तो इससे तुम्हें ये पता लग गया कि कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स कितने हैं। अब कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 1,70,000 में से तुम 45,000 माइनस करोगे तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 1,25,000 हैं। ये तुम डेटर्स अकाउंट में लिख लेना, करेक्ट? 1,25,000, यानी कि जब तुम लिखोगे रेमिटेंसेस तो उसके अंदर कैश सेल्स 45,000 लिखना। ये तो तुम्हारा वर्किंग नोट का पार्ट हो गया। तुम सीधा लिखना कैश सेल 45, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर 125, टोटल 1,70,000। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तुम लिख सकते हो ऐसे भी, लेकिन ऐसे लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसे हमारी आदत है। और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स अकाउंट में लिखना, और फिर डेटर्स अकाउंट से तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। डेटर्स अकाउंट से तुम्हारा जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्लोजिंग डेटर्स, क्योंकि मुझे तो आंसर्स याद रहते हैं, आपको मालूम है 24,000 का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा डेटर्स अकाउंट से निकलेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो तुम देखोगे बाद में डेटर्स अकाउंट का जो बैलेंस है, ये देखो यहाँ, ये तो स्टॉक का बैलेंस है, करेक्ट? और उसके बाद डेटर्स का बैलेंस 24 है, इम्प्रेस्ड कैश का बैलेंस 2,000 है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करा जा सकता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इसके साथ आपका ये पहला सेक्शन फिनिश होता है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा होगी स्टॉक एंड डेटा सिस्टम की, और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम की चर्चा फिर जाहिर है अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टाइम टू से गुड बाय।